हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं साउंडनेस ऑफ सीमेंट पे बात करूंगा कि ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कंस्ट्रक्शन वर्क में, और साउंडनेस हम लोग क्यों करते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क से पहले, किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क से पहले। तो चलिए हम लोग इसको पहले समझते हैं कि साउंडनेस है क्या। इसके बाद हम लोग इसके प्रोसीड्यूर पे चलेंगे कि किस तरह से लैब में हम लोग करते हैं, कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। तो पहले हम लोग साउंडनेस को समझते हैं कि साउंडनेस क्या है। साउंडनेस ये जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है सीमेंट का साउंडनेस, ये वॉल्यूमेट्रिक स्टेबिलिटी के लिए है ड्यूरिंग हार्डनिंग प्रोसेस। मतलब जब ये हार्डनिंग प्रोसेस के दरमियान इसका वॉल्यूमेट्रिक स्टेबिलिटी के लिए ज़िम्मेदार जो है कि वॉल्यूमेट्रिक स्टेबिलिटी है कि नहीं है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है साउंडनेस। ये फिर आपको इस तरह से समझ सकते हैं कि साउंडनेस में फ्री लाइम और मैग्नीशिया के बारे में हम लोग पता लगाते हैं कि एक्सेस अमाउंट में मौजूद है क्या। अगर वो एक्सेस अमाउंट में मौजूद होता है तो फ्यूचर में, मतलब आज से 5 साल और 10 साल बाद क्या होगा कि उस सीमेंट को अगर हम यूज़ कर लेते हैं कि उसमें फ्री लाइम और मैग्नीशिया अगर ज़्यादा है, उस सीमेंट को अगर हम यूज़ कर लें तो आज से 5 साल और 10 साल बाद क्या होगा कि जो भी स्ट्रक्चर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो मतलब किस कारण से इंक्रीज करेगा? ड्यू टू स्लैकिंग ऑफ फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया इन वाटर या विथ वाटर। क्लियर? उसके कारण वो इंक्रीज कर जाएगा। तो सेट मास जो है हमारा वहाँ, वो वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा तो क्रैक डेवलप करेगा और उसके कारण हमारा स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। क्लियर? तो इसी चीज़ के हम लोग पता लगाते हैं साउंडनेस के, फ्री लाइम, एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्री लाइम एंड मैग्नीशिया का, ये हम लोग पता लगाते हैं। क्लियर? ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि हम लोग साउंडनेस से ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी, कि साउंडनेस से हम लोग क्या क्या पता लगाते हैं। ऑप्शन में रहता है ए में फ्री लाइम, बी में मैग्नीशिया, सी में बोथ और डी में नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या होगा कि बोथ, दोनों के बारे में हम लोग पता लगाते हैं साउंडनेस से, फ्री लाइम और मैग्नीशिया दोनों के बारे में। क्लियर? और कितने मेथड से हम लोग साउंडनेस करते हैं ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो साउंडनेस करते हैं वो 2 मेथड से करते हैं। पहला मेथड ली-चिटेरियल सेपरेटर्स, जिसके बारे में हम लोग पूरा डीपली पढ़ेंगे। दूसरा मेथड है ऑटोक्लेव मेथड, इसके बारे में हल्का जानेंगे लास्ट में, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से इसको नहीं पढ़ना है। तो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ना है वो ली-चिटेरियल सेपरेटर्स है, जिसको हम लोग डीपली पढ़ेंगे। किस तरह से इसको हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं वो भी पढ़ेंगे। क्लियर? तो आपको पता हो गया कि हमारे कितने मेथड से साउंडनेस कैलकुलेट किया जाता है। तो 2 मेथड से, एक ली-चिटेरियल सेपरेटर्स और दूसरा ऑटोक्लेव मेथड। क्लियर? और हम लोग अब इसको लैब में कैसे करते हैं तो चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में मेंशन है नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, उसका नेम है डिटर्मिनेशन ऑफ साउंडनेस ऑफ ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसका कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। देखिए नेम ऑफ इक्विपमेंट, ली-चिटेरियल एपरेटस, मेजरिंग सिलेंडर, ईटीसी में सैंड बाथ भी आ गया और भी ट्रॉवेल भी आ गया, और जो जो हम लोग वेट बैलेंस यूज करें वो सब आ गया ईटीसी के अंदर। तो यहाँ पे आपके सामने फिगर दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे कि ली-चिटेरियल एपरेटस लिखा हुआ है। ये जो एपरेटस है इसी का नाम है ली-चिटेरियल एपरेटस। इसका डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी डायमेंशन हम लोग बात किए हैं, इस वीडियो में भी बात कर रहे हैं और पिछले वीडियो में भी जो बात किए हैं, वो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा सिलेंडर है, ये सिलेंड्रिकल मोल्ड है, इसका जो डाया है, ये है 30 mm और डेप्थ भी 30 mm है। क्लियर? एक चीज़ आप इसको एक पेपर के माध्यम से समझिए इसको। ये जो सीट है, इसको मान लीजिए कि ये आयरन सीट है, ये स्टील सीट है, मतलब एक सीट है ये। इसका जो थिकनेस है वो 0.5 mm। ये जो सीट है, सीट से ही हम लोग इसको बनाए हैं इस तरह से, और लास्ट में ये क्लोज नहीं होता है, इस तरह से ओपन रहता है, आपको दिख रहा होगा। देखिए मतलब ये इस तरह का सीट है, इसको ला करके लास्ट में हल्का सा ओपन रखा गया है। और कितना डिस्टेंस का गैपिंग है बीच में, दोनों के बीच में, दोनों एंड के बीच में, तो ये 0.5 mm का गैपिंग है। क्लियर? तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए एक लाइनिंग से हल्का सा ब्लैक दिख रहा है, ये गैपिंग है, वर्टिकल लाइनिंग, ये गैपिंग है 0.5 mm। और ये जो सीट हम लोग यूज किए इसका थिकनेस है 0.5 mm।
तो इसका थिकनेस 0.5 mm हो गया, इसका गैपिंग जो है दोनों के एंड के बीच का गैपिंग वो 0.5 mm हो गया, इसका डाया कितना हो गया, डाया 30 mm हो गया, और डेप्थ कितना हो गया, वो भी 30 mm हो गया। क्लियर। अब ये जो रॉड दिख रहा है आपको पतला पतला सा रॉड, इसका नाम क्या है, इसका नाम इंडिकेटर है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यूज़ करें तो इंडिकेटर्स हम लोग कह रहे हैं। अब इसका जो डिस्टेंस है कहाँ से मेजर करते हैं, तो फ्रॉम सेंटर ऑफ द सिलेंड्रिकल मोल्ड, सिलेंड्रिकल मोल्ड के सेंटर से ये डिस्टेंस मेजर किया जाता है, और ये फिक्स डिस्टेंस होता है, फिक्स लेंथ होता है। ये लेंथ होता है 165 mm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिलेंड्रिकल मोल्ड। क्लियर। ये भी डेटा याद रखना है, 165 mm। इसके बारे में हम लोग जान लिए। ये वेट है जो हम लोग यूज़ करते हैं जब इसको हम लोग असेंबल करते हैं, जब इसको हम लोग टाई अप करते हैं, तब उसमें ये वेट यूज़ किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे। ये वेट 50 ग्राम का है, और ये नॉन पोरस ग्लास प्लेट है। तो 2 ग्लास प्लेट हम लोग यूज़ करते हैं, एक बॉटम में एक टॉप में, दोनों साइड ये ओपन है। बस देख लीजिए यही सीट है, इसको हम लोग इस तरह से क्लोज कर दिए तो दोनों साइड क्या हो गया, ओपन हो गया। बस क्लियर। तो लीच सेपरेटर्स के बारे में जान गए। अब ये क्या है, तो ये हमारा मेजरिंग सिलेंड्रिकल जार है, जिसके जरिए हम लोग वाटर को मेज़र करते हैं। वाटर को जो हमारा आता है इसके जरिए हम लोग मेज़र करके सीमेंट में ऐड करते हैं, तो इसी के जरिए हम लोग ऐड करते हैं। क्लियर। चलिए अब इसके प्रोसीड्यूर पे बात करते हैं। थ्योरी तो वही है जो हम लोग अभी पढ़े, तो एक बार हम लोग फिर से इसको रीड कर लेते हैं। साउंडनेस ऑफ सीमेंट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द वॉल्यूमेट्रिक स्टेबिलिटी ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग द हार्डनिंग प्रोसेस, फुल स्टॉप। In cement, cracks are developed due to the slacking of free lime and magnesia with water, which is due to increase in volume of set cement mass. सेट सीमेंट मास का मतलब फ्यूचर में जो हमारा सीमेंट सेट कर जाएगा उस दौरान क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है वॉल्यूम, जिसके कारण वो स्ट्रक्चर क्रैक कर जाता है, और क्रैक करने के बाद कोलैप्स कर जाता है। ठीक है। अब आगे इसका प्रोसीड्यूर हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए आपको फर्स्ट पॉइंट दिख रहा होगा कि टेक 100 ग्राम सीमेंट सैंपल। हम लोग 100 ग्राम सीमेंट सैंपल लेते हैं, फिर उसमें से 78% ऑफ कंसिस्टेंसी ये ऐड करते हैं। ये याद रखना है, 78%। डायरेक्ट आपको मिलेगा ऑप्शन में ये 78% ऑफ कंसिस्टेंसी, ये पूरा याद रखना यहाँ तक। क्लियर। सेटिंग टाइम के लिए कितना था, 85% ऑफ कंसिस्टेंसी। यहाँ पे कितना है, तो 78% ऑफ कंसिस्टेंसी। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, सेटिंग टाइम में सीख चुके हैं, यहाँ भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं वाटर। तो वाटर को जब हम कैलकुलेट करेंगे 78% ऑफ कंसिस्टेंसी, तो 78 का मतलब 0.78, कंसिस्टेंसी कितना था, 32% था हम लोग जब डिटरमाइन किए थे वहाँ पे, तो ये हो जाएगा 32% को पॉइंट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 0.32। अब कंसिस्टेंसी 0.32 किसका, तो सीमेंट का। तो यहाँ पे सीमेंट हम कितना यूज़ कर रहे हैं, तो 100 ग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। कंसिस्टेंसी में हम लोग 300 ग्राम यूज़ किए थे, सेटिंग टाइम में 400 ग्राम यूज़ किए थे। वहाँ इसलिए यूज़ किए थे क्योंकि वहाँ पे हमारा विकेट्स मोल्ड था जिसको हमको फिल करना था, जिसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा था, लीच सेपरेटर्स के डायमेंशन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम 100 ग्राम इसलिए ले रहे हैं कि क्योंकि वो जो हमारा मोल्ड है वो फिल हो जाए। तो 100 ग्राम में भी फिल हो जाएगा, तो हम ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। अब जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो हम यहाँ लिख लेंगे, उतना ग्राम आएगा, वो ग्राम क्या हो जाएगा, मिलीलीटर के बराबर। और जो हम मेजरिंग सिलेंडर दिखाएं आपको पहले, ये इसमें वाटर को जितना भी ml आया है इसमें डाल करके उतना ml तक फिर सीमेंट में हम लोग ऐड कर देंगे। और ये पूरा प्रोसेस कितने मिनट के अंदर होना चाहिए, 2 to 3 मिनट्स के अंदर, 2 to 5 मिनट्स के अंदर, 2 से 5 मिनट्स के अंदर ये हो जाना चाहिए। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। सीमेंट पेस्ट जब हमारा तैयार हो गया तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ कि द मोल्ड इज प्लेस्ड ऑन अ ग्लास प्लेट। देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये मोल्ड है, इसको हम लोग प्लेस किए ग्लास प्लेट पे, और प्लेस करने के बाद टॉप साइड से फिर हम लोग उसके अंदर फिल किए क्या, सीमेंट पेस्ट, फिल्ड बाय सीमेंट पेस्ट। ये फिगर आपको दिख रहा है, ये लैंग्वेज जो है उसके अकॉर्डिंग ये फिगर आपके सामने दिखाया गया है कि आपको समझ में आसानी से आए विदाउट लैब। क्लियर। लैब में हम लोग इसी तरह से करते हैं। चलिए, तो द मोल्ड इज प्लेस्ड ऑन ए ग्लास प्लेट एंड इट इज फिल्ड बाय सीमेंट पेस्ट। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इट इज़ कवर्ड एट टॉप बाय द अनदर ग्लास प्लेट। अब क्या करना है, जो हम फिल कर दिए, फिल करने के बाद
ये जो हमारा ग्लास प्लेट है उससे उसको कवर कर दिए, सिलेंड्रिकल मोल्ड को, लीचिट्रस एपरेटस को कवर करने के बाद क्या करना है कि ये 50 ग्राम का जो वेट है उसके ऊपर प्लेस कर दिए। तो वही लिखा हुआ एंड प्लेस्ड 50 ग्राम वेट ऑन दिस प्लेट। क्लियर? अब क्या करते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि इसको टाई अप करते हैं। पूरा जो सिस्टम, जब हम उसके अंदर उसके ऊपर ग्लास प्लेट रखें, फिर उसके ऊपर 50 ग्राम का वेट रखें, इसके बाद पूरे सिस्टम को टाई अप कर देते हैं। टाई अप द होल असेंबली विथ ए थ्रेड, डोर के सहारे, रस्सी के सहारे। थ्रेड का मतलब डोर है, रस्सी है। क्लियर? अब इसको सेटअप करने के बाद, पूरा असेंबल करने के बाद आगे क्या करते हैं कि ये जो दोनों इंडिकेटर है इसके बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं कि दोनों के बीच का गैपिंग कितना है, एक्सपेंशन कितना है, वो नोट कर लेते हैं। जो भी 13 mm आया, 14 mm आया, 15 mm आया, जो भी एक्सपेंशन आया वो हम नोट कर लिए। वही चीज़ लिखा हो कि मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द इंडिकेटर्स एंड फिल्ड द सेकंड मोल्ड एंड रिपीटेड द प्रोसीड्यूर। और इस तरह का हम लोग कितना मोल्ड तैयार करते हैं? तो 2 मोल्ड तैयार करते हैं, याद रखना है। क्यों? क्योंकि हम लास्ट में इसका जो डेटा एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज में लगभग रिजल्ट सही आ जाता है। तो कम से कम हम लोग एटलीस्ट 2 लीचिट्रस एपरेटस हम लोग तैयार करते हैं। क्लियर? अब आगे क्या करते हैं, मेजर करने के बाद कि बोथ द मोल्ड्स, जब दोनों मोल्ड को हम लोग तैयार कर लिए तो बोथ द मोल्ड्स आर प्लेस्ड अंडर वाटर एट ए टेम्परेचर 27 डिग्री टू 32 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ए पीरियड ऑफ 24 आवर्स। तो मतलब रूम टेम्परेचर हम लोग का कितना है? तो 27 डिग्री है। तो उस रूम टेम्परेचर पे वो सैंड बाथ के अंदर जो है हमारा वाटर, उसके अंदर हम लोग डाल देते हैं दोनों मोल्ड को। कितने घंटे के लिए? तो 24 घंटे के लिए। क्लियर? अब हम अगले दिन जब आते हैं, 24 घंटा तो हमारा अगला ही दिन होगा, तो 24 घंटे के बाद क्या होगा कि एट द एंड ऑफ 24 आवर्स हिट द वाटर विथ असेंबली सबमर्ज्ड एट ए रेट सो दैट स्टार्ट्स बॉइलिंग विदिन 25 to 30 मिनट्स। अब क्या होगा कि इसको हम लोग सैंड बाथ को इलेक्ट्रिक, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का मतलब अवेलेबल है, तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में उसको ऐड करते हैं, वहाँ से उसको हीट कराना स्टार्ट करते हैं। तो 25 to 30 मिनट्स के अंदर क्या हो जाता है, वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ जाता है वाटर। ठीक है? उसके बाद वो हीट होने लगता है। और कितनी देर तक हीट कराते हैं? तो 3 आवर्स तक। देखिए लिखा हुआ है कि इसको हम लोग बॉइलिंग कितने देर तक कराते हैं? तो बॉइलिंग ऑफ वाटर इज कंटिन्यूड फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे तक के लिए उसको हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। 3 घंटे के बाद उस मोल्ड को रिमूव करते हैं वाटर से, और फिर उसको हम लोग ठंडे होने के लिए कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, कूल डाउन। क्लियर? जब ठंडा हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो डिस्टेंस है वो मेजर कर लेते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ इंडिकेटर इज अगेन मेजर्ड। अब क्या होगा यहाँ पे कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों इंडिकेटर के बीच का डिस्टेंस जो हम स्टार्टिंग में नापे थे, मतलब मेज़र किए थे, जो 13 या 14 mm आया, जो भी आया हो, जब हम यहाँ मेज़र करते हैं तो उससे ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि जब हीटिंग प्रोसेस के दरमियान क्या होता है कि उसका वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, तो इंडिकेटर का एक्सपेंशन भी एक्सपेंड करेगा। इसीलिए तो लीचिट्रस मोल्ड को क्लोज नहीं रखा गया। अगर क्लोज रखा जाता तो फिर एक्सपेंशन कैसे पता चलता? क्लियर? मतलब दोनों एंड को, लीचिट्रस एपरेटस के दोनों एंड्स को क्लोज नहीं रखा गया है। क्लियर? तो वो मेजर कर लेते हैं। मेजर करने के बाद जो भी डेटा आता है वो हम लोग नोट कर लेते हैं। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे एक डेटा भी लेके हम समझाएं आपको कि इनिशियल रीडिंग दोनों मोल्ड को जब हम लोग फिलअप कर दिए, टाइप कर लिए, जब उसके बाद मेजर किए दोनों इंडिकेटर के बीच का डिस्टेंस, तो फर्स्ट मोल्ड के लिए 13 mm आया और सेकेंड मोल्ड के लिए 14 mm आया। क्लियर? अब फाइनल रीडिंग क्या आ रहा है, जब हम कूल करने के बाद जब मेज़र कर रहे हैं तो फर्स्ट मोल्ड के लिए 18 mm और सेकंड मोल्ड के लिए 23 mm। अब दोनों का डिफरेंस इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग, तो फर्स्ट मोल्ड के लिए डिफरेंस क्या हो जाएगा, 18 - 13 = 5 mm। सेकंड मोल्ड के लिए क्या हो जाएगा, 13 - 14 = 9 mm। अब दोनों का जब हम एवरेज एक्सपेंशन लेंगे तो 5 + 9 / 2 = 7 mm। एवरेज एक्सपेंशन ले लिए। अब इसका स्टैंडर्ड डेटा क्या है, कितना होना चाहिए एक्सपेंशन जो कि हमारा सीमेंट डिज़ायरेबल हो। चलिए देख लेते हैं उसको भी कि एज पर IS इंडियन स्टैंडर्ड एक्सपेंशन ऑफ OPC मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन 10 mm। 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का एक्सपेंशन।
अगर वो ज़्यादा होता है तो डिज़ायरेबल नहीं है, यूज़ नहीं कर सकते हैं। यूज़ करेंगे तो वही फ्यूचर में जाकर के स्ट्रक्चर का जो लाइफ है वो कम हो जाएगा और क्रैक कर जाएगा। क्लियर? तो इसलिए हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ये स्टैंडर्ड डेटा है, 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, साउंडनेस को और हम कौन से मेथड से डिटरमाइन करते हैं, तो हम लोग बता चुके हैं कि साउंडनेस ऑफ सीमेंट इज ऑल्सो डिटरमाइन बाय ऑटोक्लेव मेथड इन परसेंटेज फॉर्म। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये एक इम्पॉर्टेंट है कि ऑटोक्लेव मेथड से जो है हम लोग जो रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं वो किस फॉर्म में आता है, तो परसेंटेज फॉर्म में आता है। और ली चेटेलियर सेपरेटर से जो हम लोग रिजल्ट डिटरमाइन करते हैं वो किस फॉर्म में आता है, तो वो मिलीमीटर के फॉर्म में आता है। क्लियर? तो एज पर IS इसका डेटा, इस मेथड के ऑटोक्लेव के द्वारा जो हम डिटरमाइन करते हैं साउंडनेस, तो इसके हिसाब से जो डेटा एज पर IS जो डेटा आता है वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 0.8% होना चाहिए। क्लियर? 0.8%। ये भी डेटा पूछा जाता है कि ऑटोक्लेव मेथड से ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो है साउंडनेस कितना होना चाहिए, तो 0.8%। सब इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम नोट करके लिखा रहा हूँ मैं। ये 10 mm, ये 0.8%, परसेंटेज सब इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये मेथड जानने के बाद, साउंडनेस को पढ़ने के बाद कि साउंडनेस किस तरह से हम लोग लैब में करते हैं, तो इससे हम लोग क्या क्या सीखें, एक बार हम लोग लास्ट में इसके बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। तो क्या सीखें? सबसे पहले कि साउंडनेस हम लोग क्यों डिटरमाइन करते हैं, तो फ्री लाइम और मैग्नीशिया डिटरमाइन करने के लिए ये दोनों टर्म याद रखना है, दोनों वर्ड याद रखना है। क्लियर? उसका कौन कौन से मेथड से करते हैं, तो हमारा मेथड है एक लीच चेटेरियल सेपरेटस, दूसरा ऑटोक्लेव मेथड। क्लियर? लीच चेटेरियल सेपरेटस का हम लोग डायमेंशन भी बता दिए कि उसका डाया जो होता है एपरेटस का वो 30 mm होता है और डेप्थ भी 30 mm होता है। दोनों इंड के बीच का जो गैपिंग है वो 0.5 mm होता है और सीट का जो थिकनेस है वो 0.5 mm होता है और इंडिकेटर का जो लेंथ है फ्रॉम सेंटर ऑफ द मोल्ड वो 165 mm होता है। क्लियर? वेट कितना यूज़ करते हैं, तो 50 ग्राम का वेट यूज़ करते हैं। क्लियर? और क्या जाने, और जब हम उसको पूरा कैलकुलेट कर लिए, कैलकुलेट करने के बाद उसका स्टैंडर्ड डेटा कितना होना चाहिए, तो शुड नॉट बी मोर देन 10 mm होना चाहिए इन लीच चेटेरियल सेपरेटस के केस में। क्लियर? और दूसरा मेथड क्या था कि ऑटोक्लेव मेथड। तो ऑटोक्लेव मेथड में हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, किस फॉर्म में रिजल्ट को डिटरमाइन करते हैं, तो परसेंटेज फॉर्म में। और इसका डेटा कितना होना चाहिए एज पर IS, ये 0.8% होना चाहिए। क्लियर? थैंक यू।